हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। सौतेली माँ शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने डायन, कसाई, चुड़ैल और ना जाने क्या क्या आकृति घूमने लगती है। पर आज की कहानी सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माँ की मौत के बाद रचिता ही अमिता का सबसे बड़ा सहारा थी। अमिता को क्या करना है, यह रचिता ही तय करती थी। वही तय करती थी कि अमिता को क्या पहनना है, किसके साथ खेलना है, कब सोना है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था, लेकिन माँ की मौत के बाद रचिता ने माँ की तरह सिर्फ अमिता को ही नहीं संभाला, बल्कि घर की पूरी जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। रचिता तो मोहित का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहती थी, पर मोहित उम्र में मात्र उससे 2.5 साल छोटा था। इसलिए वह रचिता को अभिभावक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तमाम बातों में उन दोनों में मतभेद रहता था। कई बार तो उनका झगड़ा मौखिक न रहकर हिंसक हो उठता था। तब अंगूठा चूसने की आदत छोड़ चुकी अमिता तुरंत अंगूठा मुंह में डाल लेती। कोने में खड़ी होकर वह देखती कि भाई और बहन में कौन जीतता है। कुछ भी हो, तीनों भाई बहनों में पटती खूब थी। बड़ों की दुनिया से अलग रह सकें, उन्होंने अपने आसपास इस तरह की एक दीवार खड़ी कर ली थी, जहां निश्चित रूप से रचिता का राज चलता था। मोहित कभी कभार विरोध करता तो मात्र अपना अस्तित्व भर जाहिर करने के लिए। अमिता की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी। वह बड़ी बहन के संरक्षण में एक तरह का सुख और सुरक्षा की भावना का अनुभव करती थी। वह सुंदर थी, इसलिए रचिता को बहुत प्यारी लगती थी। यह बात वह कह भी देती थी। अमिता की अपनी कोई इच्छा निच्छा होगी, रचिता को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। अगर उसके पिता रजत को दूसरी शादी न करनी होती तो घर में सब कुछ इसी तरह चलता रहता। घर में दादी माँ यानी रजत की माँ थी ही, इसलिए बच्चों को माँ की कमी उतनी नहीं खल रही थी। घर के संचालन के लिए या बच्चों की देखभाल के लिए रजत का दूसरी शादी करना जरूरी नहीं रह गया था। इसके बावजूद उसने घर में बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। अचानक एक दिन शाम को एक महिला के साथ घर आकर उसने कहा, तुम लोगों की नई मम्मी। उस महिला को देखकर बच्चे स्तब्ध रह गए। वे कुछ कहते या इस नई परिस्थिति को समझ पाते, उसके पहले ही रजत ने माँ की ओर इशारा करके कहा, संजना, यह मेरी माँ है। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाकर पैर छू रही संजना के सिर पर हाथ तो रखा, पर वह कहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह अचानक कभी सांस तक नहीं ली। चर्चा की होती तो 2 से 4 सगे संबंधी बुला लेती। बेकार का झंझट करने की क्या जरूरत है माँ, रजत ने लापरवाही से कहा। फिर भी कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है, रजत ने उसी तरह लापरवाही से कहा। नोटिस तो पहले ही दे दी थी, आज दोपहर को दस्तखत कर दिए। संजना का यहाँ कोई सगा संबंधी नहीं है। एक भाई है, वह दुबई में रहता है। रात को फोन करके बता देंगे। बेटा रचिता, मम्मी को अपना घर तो दिखाओ। उस समय क्या करना चाहिए, यह रचिता तुरंत तय नहीं कर सकी। इसलिए उस समय रजत की जीत हुई। घर में जैसे कुछ खास न हुआ हो, अखबार लेकर सोफे पर बैठते हुए उसने माँ से पूछा, माँ, किसी का फोन या डाक वाक तो नहीं आया, कोई मिलने जुलने वाला तो नहीं आया। संजना जरा भी नर्वस नहीं थी। रजत ने जब उससे कहा कि हमारी शादी हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इससे किसी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, तब संजना उसकी निडरता पर आश्चर्यचकित हुई थी। उसने रजत से शादी के लिए तुरंत हामी भर दी थी। वैसे भी रजत ने उससे कुछ छिपाया नहीं था। उसने पहले ही अपने बच्चों और माँ के बारे में बता दिया था। पर इस तरह बिना किसी तैयारी के नए घर में, नए लोगों के बीच। चलो, रचिता ने बेरुखी से कहा। संजना उसके साथ चल पड़ी।
उसे पता था कि विदुर के साथ शादी करने पर रिसेप्शन या हनीमून पर नहीं जाया जाता, पर घर में तो स्वागत होगा ही, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। रजत निश्चिंत होकर अखबार पढ़ने लगा था। वहीं यह 16-17 साल की लड़की घर की मालकिन की तरह एक अनचाहे मेहमान को घर दिखा रही थी। घर के सबसे ठीक ठाक कमरे में पहुंचकर रचिता ने कहा, यह पापा का कमरा है। यहाँ थोड़ा बैठ जाऊं? संजना ने कहा। आप जानो आपका सामान कहाँ है? रचिता ने पूछा। बाद में ले आऊंगी, अभी तो ऐसे ही, खैर आप जानो, कहकर रचिता चली गई। पूरा घर अंधकार से घिर गया तो रचिता ने फुसफुसाते हुए कहा, मोहित तू जाग रहा है क्या? हाँ, मोहित ने कहा। दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भाग जाना चाहिए, रचिता ने कहा। कहाँ? पर अमिता तो अभी बहुत छोटी है। यह बेचारी तो कुछ समझी भी नहीं। सब समझ रही हूँ, अमिता ने धीरे से कहा। अरे तू जाग गई? हैरानी से रचिता ने पूछा। मैं अभी सोई ही कहाँ थी, अमिता ने कहा और उठकर रचिता के पास आ गई। रचिता उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते हुए अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। भर्राई आवाज में उसने कहा, अमिता तू मेरी प्यारी बहन है न? हाँ, क्यों? देख, वह जो आई है न, उसे मम्मी नहीं कहना, उससे बात भी नहीं करनी, यही नहीं, उसकी ओर देखना भी नहीं है। रचिता ने कहा। डॉट क्यों? अमिता ने पूछा। वह अपनी मम्मी थोड़े ही है, वह कोई अच्छी औरत नहीं है, वह हम सभी को धोखा देकर अपने घर में घुस आई है। चलो उसे मार कर घर से भगा देते हैं, मोहित ने कहा। उस हड़बड़ाहट में उसे रात की बात याद आ गई। उसने कहा, बात की छोड़ो, हंसना भी मना है, अगर कुछ देती है तो लेना भी नहीं है। वह मुझे ही नहीं, मोहित भैया को भी अच्छी नहीं लगती, और रचिता दीदी को भी, है न मोहित भैया? हाँ दादी माँ, हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, मोहित ने कहा। जैसी तुम लोगों की इच्छा, तुम लोग जानो और रजत जाने। पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। बच्चों के मन में क्या है, इस बात से अनजान रजत ऑफिस चले गए। जाते जाते संजना से कहा था कि वह चिंता न करे, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। संजना ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। नया घर, जिस में 3 बच्चों के मौन का बोझ उसे असह्य लगने लगा। उसे लगा, उसने छुट्टी न ली होती तो अच्छा रहता। रजत के साथ वह भी अपने ऑफिस चली गई होती। रजत उसे अच्छा तो लग रहा था, पर 40 की उम्र में ब्याह करना उसे खलने लगा था। बाल बच्चों वाला एक परिवार, साथ में बड़ों की छत्रछाया और एक समझदार आदमी का जिंदगी भर का साथ, उसने हामी भर दी और इस अनजान घर में आ गई। पहले से परिचय की क्या जरूरत है, रजत ने मना कर दिया था। उसने कहा था, जानती हो संजना, अचानक आक्रमण से विजय मिलती है। अगर पहले से बात करेंगे तो रुकावटें आ सकती हैं, बच्चे भी पूर्वाग्रह में बंध जाएंगे। तुम एक बार किसी से मिलो और उसे अच्छी ना लगो, ऐसा नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि तुम्हें मेरे बच्चे अच्छे ना लगे। तब रजत ने खुश होकर कहा था, तुम्हारे बच्चे हैं तो अच्छे लगेंगे ही, बस बात खत्म हो गई। अब शादी कर लेते हैं, रजत ने कहा। फिर दोनों ने शादी कर ली। संजना ने पहला दिन तो अपना सामान लाने और उसे रखने में बिता दिया था, पर चैन नहीं पड़ रहा था। बच्चे सचमुच बहुत सुंदर थे, पर उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। चॉकलेट भी नहीं ली थी। बड़ी बेटी ने स्थिर नजरों से देखते हुए कहा था,
मेरे दांत खराब है। संजना ढीली पड़ गई थी। रजत से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। वह बच्चों से बात करने के लिए कह सकता है। बच्चे बात तो करेंगे, पर उनके मन में सम्मान के बजाय उपेक्षा ज्यादा होगी। ऐसे में कुछ दिनों इंतजार कर लेना ज्यादा ठीक रहेगा। पर बाद में भी ऐसा ही रहा तो छोड़कर चली जाएगी। रोजाना कितने तलाक होते हैं, एक और सही। रजत अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों को छोड़कर उसके साथ तो रहने नहीं जा सकता। आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ऐसा करना उसके लिए उचित भी नहीं होगा। पर उसका क्या? वह क्या करे? उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बच्चों के लिए ही तो आई थी। अब बच्चे ही उसके नहीं हो रहे, तो यहाँ वह कैसे रह पाएगी? दूसरा दिन किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर काटा। माँ जी से थोड़ी बातचीत हुई, पर बच्चों ने तो उसकी ओर ताका तक नहीं। फिर भी उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। पूरे दिन संजना को यही लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। ऐसी गलती जो अब सुधर नहीं सकती। इस एक गलती को सुधारने में दूसरी कई गलतियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बच्चे अपनी जिद पर अड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, संजना का मन बैठने लगा। अब तो उसने बच्चों को मनाने की निरर्थक चेष्टा भी छोड़ दी थी। उसे लगने लगा कि कुछ दिनों के लिए वह भाई के पास दुबई चली जाए। पर वहां जाने से क्या होगा? अब रहना तो यही है। कहने को सब ठीक है, पर देखा तो बच्चों की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है। फिर भी इस आस में दिन बीत ही रहे थे। कभी ना कभी तो सब ठीक हो ही जाएगा। उस दिन शाम को रजत को देर से आना था। उदास मन से संजना गैलरी में आकर बैठ गई। अभी अचानक उसका मन रेलिंग पर सिर रखकर खूब रोने का हुआ। कितनी देर हो गई उसे याद ही नहीं रहा। अचानक उसके बगल से आवाज आई, आप रोइए मत। संजना ने चौंक कर देखा तो अमिता खड़ी थी। उसने हाथ में थामा चाय का प्याला रखते हुए कहा, रोइए मत, इसे पी लीजिए। ममता से अभिभूत होकर संजना ने अमिता को खींचकर गोद में बैठाकर सीने से लगा लिया। इसके बाद उसके गोरे चिकने गालों को चूमकर वह सोचने लगी, अब मैं मर भी जाऊं तो चिंता नहीं है। तभी संजना ने अमिता के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूं, इसलिए तुम मम्मी कह सकती हो। पर दीदी ने मना किया था, सकुचाते हुए अमिता ने कहा। क्यों? मन का बोझ झटकते हुए संजना ने पूछा। दीदी आपसे और पापा से नाराज हैं। क्यों? संजना ने फिर वही दोहराया। बार पता नहीं। तुम मान गई ना? अब दीदी को भी मैं मना लूंगी। खुद को संभालते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ संजना ने कहा। संजना की आंखों में झांकते हुए अमिता ने कहा, अब मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। संजना ने प्यार से कहा। अब आप रोगी तो नहीं? अमिता ने पूछा। नहीं, तुम जैसी प्यारी बेटी को पा कर भला कोई कैसे रोएगा? छोटे छोटे पग भरती अमिता चली गई। नन्ही अमिता को बेवफाई का मतलब भले ही पता नहीं था, पर उसके मन में एक बोझ सा जरूर था। उसने बहन से वादा जो किया था कि वह दूसरी मां से बात नहीं करेगी। पर संजना को रोती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी बहन से किए वादे को भूलकर दूसरी मां के आंसू पोंछने पहुंच गई। जाते हुए अमिता बार बार पलटकर संजना को देख रही थी। शायद बड़ी बहन से की गई बेवफाई का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे।